गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 5 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे बेस्ड अपॉन रेजिस्टेंस। उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 200%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस। देखो, पिछले क्वेश्चंस में हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व करते थे। इस कॉन्सेप्ट में परसेंटेज दी गई है और आंसर परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। सपोज करो हमारे पास एक वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ इंक्रीज करिए। अगर देखो, अगर पहले लेंथ एल है तो बाद में कितनी होगी, एल प्लस 200%। इसको समझो 200% का मीनिंग क्या है। हमें पता है अगर मैं किसी चीज का 25% बोलूँ तो इसको मैं 25/100 टाइम्स बोलूंगा, मतलब 1/4 बोलूंगा। सिमिलरली 100% का मतलब होता है 1 टाइम्स। तो अगर मैंने लेंथ को 200% इंक्रीज किया तो क्या हुआ, एल प्लस 200/100 इंटू एल। फॉर्मूला याद रखो, किसी भी वैल्यू को अगर मैं 200% इंक्रीज करूंगा तो बेसिकली उसमें उसका 200% ऐड हो जाएगा। 200% का मतलब है 200/100 इंटू एल। तो फाइनल लेंथ कितनी बनी, एल प्लस 2l इज इक्वल टू 3l। तो कहने का मतलब अगर पहले रेजिस्टेंस आर थी, लेंथ एल थी, एरिया ए था, रेजिस्टिविटी रो थी, फाइनली रेजिस्टेंस आर डैश है, लेंथ 3l है, एरिया ए डैश है, रेजिस्टिविटी रो है। तो मेरी क्या इक्वेशन बनेगी, देखो मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इसको मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ से L से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो ये बन जाएगा रो एल स्क्वायर बाई ए इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ बना वॉल्यूम, तो ये बना रेजिस्टिविटी अपॉन वॉल्यूम इंटू लेंथ स्क्वायर। देखो ये बनी पहली इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन पे आएंगे। सेकेंड इक्वेशन में हम आर डैश की वैल्यू निकालेंगे। आर डैश है रो एल डैश बाई ए डैश, है ना। इसको मैं एल डैश बाई एल डैश से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा रो एल डैश स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ये बनी सेकंड इक्वेशन। अब मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करता हूं, तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड किया तो इक्वेशन बन जाएगी रो एल डैश स्क्वायर बाय वॉल्यूम अपॉन रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम वॉल्यूम कटा, रो रो कटा, तो रेशियो क्या है, एल डैश बाय एल का होल स्क्वायर है। उसके बाद क्या होता है, हमें गिवन है कि फाइनल लेंथ तो कितनी होगी, 3l होगी। तो ये बना 3l अपॉन एल का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज 9। हेंस आर डैश इज इक्वल टू 9 आर आ गया। इससे पता चलता है कि फाइनल रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस का 9 टाइम्स है, बट अभी क्वेश्चन हुआ नहीं। दिस इज नॉट कंप्लीट। क्यों नहीं कंप्लीट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। अभी परसेंटेज इंक्रीज निकाल, देखो मैं परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला बताता हूं। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। फॉर्मूला याद कर लो, किसी भी वैल्यू का जो परसेंटेज चेंज होता है उसको निकालने के लिए सबसे पहले डिफरेंस लो फाइनल और इनिशियल की सब्ट्रैक्शन करके, फिर इनिशियल से डिवाइड करो इनटू 100% कर दो, ठीक है। तो यहां पे परसेंटेज चेंज क्या होगी, यहां पे परसेंटेज चेंज आ गई 9r माइनस आर अपॉन आर इंटू 100%। ये आ गया 8r बाई आर इंटू 100%, तो ये आ गया 800%। हेंस अवर आंसर इज दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय 800%। दिस इज अवर आंसर। यहां तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन कनेक्टिंग अ 20 वोल्ट बैटरी अक्रॉस अ वायर, current is equal to 2 ampere. If it is now compressed to decrease its length by 20%, then find the new current. कहता सबसे पहले एक बैटरी के थ्रू एक वायर को कनेक्ट किया और 2 एम्पियर का करंट मिला। उसके बाद ये जो वायर थी, कहता इसको मैंने कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करना मतलब छोटा करना। तो कहता जब ये वायर छोटी हो गई सच दैट इसकी लेंथ अगर पहले एल थी तो बाद में 20% लेंथ कम है, तो उसके बाद नया करंट बताओ कितना हुआ, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है 3.125 एम्पियर।
लेट अस ट्राई इट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि इसकी लेंथ को 20% कम कर दिया, तो फाइनल लेंथ हुई कितनी, एल डैश इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ माइनस 20%। तो ओरिजिनल वैल्यू से 20% कम करके हमारे पास फाइनल लेंथ आएगी। इसकी वैल्यू बन जाएगी एल माइनस 20/100 इंटू एल, 20% कम कर दिया, तो एल डैश की वैल्यू बन जाएगी एल इंटू 100/80/100, दैट इज इक्वल टू 4L/5। अब इसको समझो ध्यान से, पहले जो लेंथ एल थी वो अब 4L/5 है, रेजिस्टेंस आर थी अब आर डैश है, तो सीधी सी बात है, हमें पता है आर इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, पहली इक्वेशन, आर डैश इज इक्वल टू रो 4L/5 स्क्वायर बाय वॉल्यूम, सेकेंड इक्वेशन। डिवाइड करूंगा तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी आर डैश बाय आर इज इक्वल टू, देखो डिवाइड करा तो वॉल्यूम वॉल्यूम कटी, रो कटा, एल स्क्वायर कटा, 4/5 का स्क्वायर आ जाएगा 16/25। ठीक है, तो और दूसरी बात ये कि इस केस में हमें गिवन है वोल्टेज गिवन है, आई गिवन है, आर गिवन है, हमने अभी भी पढ़ा है दैट V बाय आई इज इक्वल टू आर, या फिर हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 वोल्ट अपॉन 2 एम्पियर कितनी आई, 10 ओम आ गई। सोल्व करके इसको हम यहां पे डाल देंगे, तो यहां पे अपनी इक्वेशन बन जाएगी आर डैश अपॉन 10 ओम इज इक्वल टू 16/25, आर डैश इज इक्वल टू 16/25 इंटू 10 ओम इज इक्वल टू 5 32/5 ओम रेजिस्टेंस आ गया। अब आगे समझो, ये जो नया सर्किट है इसकी रेजिस्टेंस हमें पता लगी 32/5। अब इसमें से हम करंट निकालते हैं। देखो हमें पता है कि जो वायर की टोटल रेजिस्टेंस है वो 32/5 ओम है, और जो अपनी बैटरी है, बैटरी 20 वोल्ट की है, तो इस बैटरी के थ्रू करंट की वैल्यू हो जाएगी V बाय आर इज इक्वल टू 20 वोल्ट अपॉन 32/5 इज इक्वल टू 100/32 एम्पियर इज इक्वल टू 25/8 एम्पियर। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें दो टाइप्स होती हैं मेनली, वन इज ओहमिक कंडक्टर्स एंड द अदर इज नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। देखो फर्क समझो, पहली बात ये समझो कंडक्टर कौन होता है, कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट पास करता है, जिसमें पास करने वाला करंट नॉन जीरो हो। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें करंट जीरो हो। तो कंडक्टर में करंट तो है, ये तो हमें पता है। ओहमिक नॉन ओहमिक क्या हुआ, देखो अ फ्यू मिनट्स बैक वी जस्ट स्टडीड अबाउट ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता था, V बाय आई इज इक्वल टू आर, यहीं से इनके नाम का हिंट मिल जाता है। ओहमिक डिवाइसेस वो हैं विच फॉलो ओम्स लॉ। याद रखो, जो डिवाइसेस ओम्स लॉ फॉलो करते हैं वो ओहमिक डिवाइसेस हैं, जो डिवाइसेस ओम्स लॉ नहीं फॉलो करते वो नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। अब देखो ओम्स लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I, नॉन ओहमिक में V प्रोपोर्शनल टू I नहीं है। अब हमें एक बात पता है कि जब भी दो चीजें प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो ओहमिक डिवाइसेस में VI ग्राफ का ऐसा बनना जरूरी है, दिस इज नेसेसरी। सभी ओहमिक डिवाइसेस में V और I का जो एक्चुअल ग्राफ है वो ऐसा बनता है। अब यहां पे V और I प्रोपोर्शनल तो है नहीं, जब प्रोपोर्शनल पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है तो नॉट प्रोपोर्शनल पे ग्राफ कैसा बनेगा, विच इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो कैसा होता है ग्राफ, ग्राफ कई तरह का होता है। कुछ डिवाइसेस में देखा जाता है कि ग्राफ की जो शेप है वो कुछ इस टाइप की होती है, कुछ डिवाइसेस में ग्राफ की शेप इस टाइप की होती है। देखो इनकी शेप को समझो। वैसे इस थर्ड चैप्टर में हमारे सिलेबस में सिर्फ यही डिवाइस है, हम इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे बट बहुत लेटर स्टेज पे। ये डिवाइसेस हमारे पास 14th चैप्टर में आएंगे, याद रखिए सेमीकंडक्टर्स नाम का एक चैप्टर है 14th चैप्टर, वहां पे हमने इनको डिस्कस करना है। फिलहाल आप इनका नाम याद रखिए। एक डिवाइस होते हैं डायोड,
डायोड के अक्रॉस करंट और वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस शेप का बनता है। वो क्यों बनता है वो हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इसकी शेप ऐसी होती है और ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, इसका मतलब है वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल नहीं होते। एक डिवाइस, एक कंपाउंड है गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आपने पढ़ा होगा, GALLIUM। आर्सेनाइड भी पढ़ा होगा, ARSANIDE। तो गैलियम आर्सेनाइड के अक्रॉस करंट और वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस शेप का बनता है। पहले करंट इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखें कि एक करंट की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए मुझे दो वोल्टेजेस मिल रही हैं। देखो करंट की वैल्यू सेम है दोनों पे, यहाँ पे भी यहाँ पे, लेकिन वोल्टेजेस दो हैं। ऑब्वियसली ओम्स लॉ इज नॉट फॉलोड। यहाँ पे देखो मैं वोल्टेज इंक्रीज करता जा रहा हूँ बट मुझे करंट नहीं मिल रहा, करंट यहाँ तक जीरो है, इस पॉइंट तक। तो ये दोनों जो डिवाइस हैं, डायोड और गैलियम आर्सेनाइड, ये दोनों नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, जबकि जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा वो ओमिक डिवाइस है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 3 की एग्जाम्पल 3.1। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगने वाला क्वेश्चन है। लाइक ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिनसे मेरी डिस्कशन हुई है वो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। फॉर रेफरेंस दिस क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 99। इफ यू वांट यू कैन ओपन अप एनसीईआरटी राइट नाउ। ओके, तो एग्जाम्पल 3.1, estimate the average drift speed of the conducting electrons in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 the power minus 7 meter square carrying a current of 1.5 ampere। करंट दे दिया, एरिया दे दिया, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछिए। assume that each copper atom contributes roughly 1 electron। डेंसिटी ऑफ कॉपर दे दिया, एटॉमिक मास दे दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे समझो दिया क्या क्या हुआ है। डेंसिटी दे दी, एटॉमिक मास दे दिया। आपको ये पता होना चाहिए अगर एटॉमिक मास गिवन है तो इसका मतलब है कि एक मोल कॉपर का जो मास है वो 63.5 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद हमें करंट दे दिया, एरिया दे दिया। इससे पहले कि हम कुछ भी करें हम पहले ये सोचते हैं दिया क्या है। आपको याद है फॉर्मूला था I इज इक्वल टू NEABD। तो ए दे दिया, आई दे दिया और VD पूछिए। E यूनिवर्सल कांस्टेंट हमें पता है पर हमें N नहीं पता। उसके बाद डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, और हमें यह भी पता है कि इसका मोलर मास कितना है। तो अब देखो कैसे करेंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, देखो पहली बात हमें पता है फॉर्मूला I इज इक्वल टू NEABD। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है, I गिवन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। देखो सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले में ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें n नहीं पता। तो हमें n पता करनी है। अब n होता क्या है, सुनो ध्यान से। n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना। अब आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा अच्छे से तो क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन था। क्वेश्चन में गिवन ये था कि assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron। मतलब ये कि जितने एटम्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। तो स्मॉल n को यहां पे मैं लिख लूंगा नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। अब इसके आगे हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। तो आप इसकी केमिस्ट्री समझो। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा दैट नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। शायद आपने पढ़ा हो, मैं रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं बस, कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। सिमिलरली अगर मैं आपसे n मोल्स में एटम्स पूछूं तो कितने होंगे, n इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका है जितने मोल्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली हम यहां पे क्या कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम को लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इनटू एवो, इस वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं Na।
आपको पता है तो ठीक, नहीं तो अब मैंने बता दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम। अब आगे समझते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। हमारे पास राजे एक और फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी अपॉन मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वैसे देखो ये दोनों फॉर्मूले +1 के हैं, आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते तो अब याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको पता है हाइड्रोजन गैस का मोलर मास कितना है? हाइड्रोजन गैस का मोलर मास जो है वो 2 ग्राम पर मोल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है, कितने मोल हुए? 3/2 मोल हुए। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, कितने मोल हुए? 4/2 इज इक्वल टू 2 मोल हुए। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास 10 ग्राम हाइड्रोजन है, कितने मोल हुए? दैट इज इक्वल टू 5 मोल। सिमिलरली अगर मैं आपको बता दूं कि कॉपर का जो मोलर मास है वो 63.5 ग्राम है, इसका क्या मीनिंग है? एक क्वेश्चन में दिया है ना 63.5 यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 63.5 ग्राम कॉपर है तो इसका मतलब मेरे पास 1 मोल है। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास इसका डबल होता है 127, अगर मेरे पास 127 ग्राम कॉपर है तो मेरे पास 2 मोल है। तो अगर मेरे पास m ग्राम ऑफ कॉपर है दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन 63.5 मोल ऑफ कॉपर। इसको समझो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने मास अपॉन मोलर मास किया, यहां पे भी और यहां पे भी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अपने पास इक्वेशन थी दैट नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले? नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल्स पे आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स को लिख लेंगे मास अपॉन मोलर मास। तो ये आ जाएगा मास ऑफ कॉपर अपॉन मोलर मास ऑफ कॉपर इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन वॉल्यूम। यहां पे ये क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होने की वजह से नीचे चली जाएगी। तो ये जो नंबर डेंसिटी है ये कर आके क्या बनी? नंबर डेंसिटी बन जाएगी मास ऑफ कॉपर इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। इसको आगे समझो। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। हेंस नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया मास अपॉन वॉल्यूम इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। इसको आगे समझो। मास ऑफ कॉपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर, ये तो डेंसिटी हो गया, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। ध्यान से देखो, ये सब कुछ हमें पता है। अब हमारा काम सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करना बचा है। अब जब मुझे नंबर डेंसिटी स्मॉल n की वैल्यू पता लग गई तो इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा। तो मुझे vd चाहिए, अब आ जाएगी। तो vd की वैल्यू बन जाएगी vd इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आई अपॉन ई को एज इट इज रखो, ए को एज इट इज रखो। नंबर डेंसिटी एन की वैल्यू बन जाएगी डेंसिटी, डेंसिटी को मैं डी लिख देता हूं, इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोलर मास को मैं लिख देता हूं कैपिटल एम। ठीक है, तो ये मोलर मास जो है ये बेसिकली फ्रैक्शन में होने की वजह से ऊपर चला जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी करंट इनटू मोलर मास अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू एरिया इनटू डेंसिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं फाइनली वैल्यू पुट करके। देखो हमारे पास करंट की वैल्यू गिवन है 1.5 एम्पियर।
मोलर मास की वैल्यू गिवन है 63.5 ग्राम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। एरिया है 10 रेज टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। डेंसिटी है 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और एवोगाड्रो नंबर है 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, थोड़ा सा आगे समझो। देखो बाकी सब कुछ तो ठीक है, करंट एसआई यूनिट में है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एसआई यूनिट में है, एरिया एसआई यूनिट में है, डेंसिटी एसआई यूनिट में, हर चीज अपनी एसआई यूनिट में है एक्सेप्ट फॉर मोलर मास। बुक में क्वेश्चन में जो मोलर मास दिया है वो ऑब्वियसली ग्राम में होता है। देखो आप सबकी यूनिट छोड़ सकते हो, हमें पता है ये वेलोसिटी है और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो ये सारी यूनिट्स हटा के काट छांट के आप सीधा मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। बस एक आपको चेंज लानी है उसमें कि इसको भी एसआई यूनिट में चेंज करो, क्योंकि एसआई यूनिट्स को हम सीधा हटा सकते होते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कैलकुलेशन बन जाएगी 1.5 इंटू 63.5 अपॉन 1000। अब ये जो ग्राम है ना ये केजी में कन्वर्ट हो गया। अब देखो सारी एसआई यूनिट्स आ गई, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19, 10 रेज टू द पावर -7, 9 इंटू 10 द पावर 3, 6.02 इंटू 10 द पावर 23। अब कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसआई यूनिट्स आपस में कट जाती हैं और आ जाएगा अल्टीमेटली मीटर पर सेकेंड। देखो अच्छा मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको आगे सोल्व करना। इनफैक्ट ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है, जैसे कि 10 रेज टू दी पावर -19 और 7 -26 हुआ, यहां भी 10 दी पावर -26 है, +26 है, तो ये कट गया इससे। उसके बाद 1.5 और 6 ये 4 हो गया, ठीक है, और 9 और 63 7 हो गया, 1.6 और 4 ये दोनों मिलके नीचे 6.4 बना। तो कैलकुलेशन क्या आ गई, 7/6.4 इंटू 10 दी पावर -3, ये 10 दी पावर -3 बचा ना मीटर पर सेकेंड। अच्छा 7/6.4 जो है ना वो आप करके देखोगे लगभग 1.1 आ जाएगा। तो चाहे तो इसको ऐसे छोड़ दो, चाहे आप इसको लिख सकते हैं 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन था इन दोनों के अलावा और ये निकालनी थी, तो नंबर डेंसिटी वाला ही कंसेप्ट मुश्किल है, बाकी तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मुझे डाउट है कुछ स्टूडेंट्स को ये ना समझ में आए तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी वाज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला। नंबर ऑफ एटम्स को लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल्स को लिख लिया मास मोलर मास, उसके बाद मोलर मास को नीचे ले गए, तो ये बना मास इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो नंबर डेंसिटी बना मास अपॉन वॉल्यूम इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास, ये बन गया डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी बना डेंसिटी इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो ये नंबर डेंसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी है मुझे पता है, नंबर डेंसिटी की वैल्यू पता लगी, मैंने पुट कर दी। अल्टीमेटली सिर्फ कैलकुलेशंस बची। कैलकुलेशंस पे मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, आपको सिर्फ 2-3 बातें जाननी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि एसआई यूनिट्स के सिस्टम के अंदर इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर सभी चीजें अपनी एसआई यूनिट में हों तो सामने वाली चीज ऑटोमेटिकली एसआई यूनिट में आएगी, कोई यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। बट उससे पहले की प्रिकॉशन आपको ये लेनी है कि जो जो क्वांटिटी लाइक दिस जो एसआई यूनिट में नहीं है उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके लिखो, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो उसमें बेसिकली 2 पार्ट है। सेकंड पार्ट हमें बहुत लेटर स्टेज पे समझ में आएगा, जबकि जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे काम का नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल 3.2 पे। देखो ये एग्जाम्पल भी ऑनेस्टली ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। इसमें कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस गिवन है, ऐसे क्वेश्चंस गिवन है जो जिनके लिए कोई न्यूमेरिकल कोई कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिमाग से सोचेंगे लॉजिकली सोचेंगे तो आप इनको सोल्व कर लेंगे, और नहीं तो ये क्वेश्चंस बड़े बड़ों को फंसा लेते हैं। तो हम टॉपिक वाइज 1 to 1 हर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो इस एग्जाम्पल का ए पार्ट है, कहता इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, अभी जो हमने की है,
द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट स्पीड इज एस्टिमेटेड टू बी ओनली अ फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड। हमने अभी भी निकाली है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड है फॉर द करंट्स इन द रेंज ऑफ अ फ्यू एम्पियर्स। क्या था, करंट जो था वो 1.5 एम्पियर था पिछले क्वेश्चन में, जबकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की इतनी कम है। तो कहता हाउ इज द करंट एस्टैब्लिश ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली द सर्किट इज क्लोज्ड। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो हमारे पास जनरली फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू NAVD। कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 10 रेज टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड की ऑर्डर की है, जबकि करंट 1.5 एम्पियर है। तो जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है तो करंट इतना ज्यादा कैसे पॉसिबल है। देखो हमें पता है ना कि करंट इन चारों के प्रोडक्ट से है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस ऑर्डर की है, और पिछले क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि एरिया 10 दी पावर -7 मीटर पर सेकंड है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो और कम है, 1.6 इंटू 10 दी पावर -19। तो ये चारों इतने छोटे हैं, इसके बावजूद करंट इतना ज्यादा है। क्यों क्यों ज्यादा है? क्योंकि n बहुत बड़ा है। जो नंबर डेंसिटी होती है ना वो 10 दी पावर 27 टू 10 दी पावर 30 पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है। तो इस क्वेश्चन का पहला जवाब तो ये है कि करंट इतना ज्यादा इसलिए है बिकॉज नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा रीजन समझो, इस क्वेश्चन को पूछने का एक और सिग्निफिकेंस भी था। इसको पूछने का एक और सिग्निफिकेंस ये था, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या था, इलेक्ट्रॉन चला लोअर पोटेंशियल से कहां की ओर, हायर पोटेंशियल की ओर। तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर निकला तो उसकी वेलोसिटी 10 दी पावर -4 मीटर पर सेकंड थी। अब वायर की भी कुछ लेंथ तो होगी, तो जब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ही इतनी कम है, स्पीड ही इतनी कम है, तो वो हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल तक इंस्टेंटेनियसली कैसे पहुंच जाता है। अब सवाल समझो, आप सबके घर में स्विच बोर्ड तो होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे शो करता हूं, यहां पे ये एक स्विच बोर्ड है, ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हो मैं इस लाइट को अगर बंद कर दूं, अंधेरा हो गया, दिख रहा है, तो यहां पे अंधेरा हो गया। और अगर मैं स्विच को ऑन कर दूं, देखो स्विच ऑन किया लाइट लगी, स्विच ऑफ किया लाइट बंद होगी। तो यहां पे मेरा सवाल क्या है, यहां पे मेरा सवाल ये है स्विच ऑन ऑफ करने से लाइट ऑन ऑफ हो रही है, क्यों? उसका रीजन है कि सर्किट टूट जाता है। बात पता लगती है, इससे हमें एक बात पता लगती है कि स्विच को, इसको स्विच बोलते हैं, ठीक है। स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम होता है सर्किट को, अगर हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा, अगर हम स्विच को ओपन कर देंगे तो सर्किट टूट जाएगा। तो हमने अभी अभी ये देखा कि अगर तो सर्किट इस तरह का है फिर तो करंट फ्लो करता है, और अगर सर्किट इस तरह का है तो करंट नहीं फ्लो करता। तो सवाल यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां से चले और यहां तक उन्होंने पहुंचना है। यहां पे अभी जो हमने वीडियो देखी, जो हमने स्विच ऑन ऑफ करके देखा, उसमें एक बात पता लग जाती है कि स्विच ऑन करते ही सर्किट जो है वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। और आपने एक चीज और देखी कि जस्ट इंस्टेंटेनियसली उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब मुझे कैसे पता लगा करंट फ्लो होना शुरू हो गया? मैंने देखा तो है नहीं। करंट शुरू फ्लो होना इसलिए शुरू हुआ बिकॉज इमीडिएटली लाइट आ गई थी। स्विच ऑन किया तो सर्किट पूरा हुआ, तो हमने देखा करंट इंस्टेंटेनियसली आ गया, लाइट इंस्टेंटेनियसली आ गई। तो मेरा सवाल इस क्वेश्चन में, सेकंड जो क्वेश्चन है, वो जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसने यहां तक पहुंचना है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत कम है। तो वेलोसिटी बहुत कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन शुड टेक सम टाइम टू रीच पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन को कुछ टाइम लगना चाहिए तो हमें करंट सडनली कैसे मिल जाता है? मतलब होना यह चाहिए कि स्विच ऑन किया, फिर कुछ टाइम लगा, फिर लाइट ऑन हुई।
बट हमें करंट सडनली इतना ज्यादा कैसे मिल जाता है, कि सडनली करंट कैसे आ गया? सोचो, 1 सेकंड के लिए आप इसका आंसर खुद सोचो, फिर मैं डिस्कस करूंगा। देखो, इसका आंसर ये है कि आपके घर में आप लोग पानी पीते हो, है ना? घरों में पानी कहां से आता है? टूटी से, ऑब्वियसली, है ना? नल लगा होता है सबके घर में, वाटर टैप्स होती हैं। तो सपोज करो ये घर है, ये एक 3 मंजिला घर है। इस घर में अगर मैंने पानी पीना है तो मैं इस नल को ओपन करके इसमें से पानी पीऊंगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं नल में पानी कहां से आया, सोचो सोचो, जो नल है, जो टूटी है, जो टैप है, उसमें पानी कहां से आया? तो आप बोलेंगे कि घर के ऊपर एक टंकी लगी होगी, टंकी में से पानी आया। राइट, यू आर राइट, टंकी में से पानी आया। यहां पे एक पाइप होती है, टंकी में से पानी आता है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने अभी टूटी खोली, जस्ट खोली, टूटी खोलने के बाद कितनी देर में पानी आना शुरू हो जाता है? व्हेन यू ओपन अ टैप, तो पानी आने में कितना टाइम लगता है? नहीं लगता ना टाइम, पानी इमीडिएटली आना शुरू हो जाता है ना। तो वाटर का जो फ्लो है वो इमीडिएट है, मतलब टैप खोलते ही, टूटी खोलते ही पानी आना शुरू हो जाता है। अब मुझे उसका रीजन बताओ। अब पानी तो यहां से आ रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम तो लगेगा ना, तो पानी इमीडिएटली कैसे आ गया? तो इसका आंसर ये है कि जो पूरी टैप है ना, पूरी की पूरी पाइप है, इसमें पानी ऑलरेडी होता है। इसमें जो वाटर है वो ऑलरेडी होता है। तो ये इंसान करता क्या है, ये जैसे ही उसने टूटी खोली, पानी यहां से यहां से यहां से मूव करना शुरू हो जाता है। बेसिकली टंकी का पानी तो अभी यहीं पे होता है, टंकी का पानी नहीं मूव करा, बट जो पाइप के अंदर ऑलरेडी पानी है वो यहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, और इस तरह से इस टंकी का पानी इस इंसान तक पहुंचता है। पानी यहां से यहां पहुंचेगा, ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा, ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे, एंड सो ऑन, ये वाला पानी इस इंसान तक पहुंच जाएगा। और इसकी वजह से इसको इमीडिएटली पानी मिलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली सर्किट में क्या होता है, इमीडिएटली ऐसा नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे सीधा पहुंच गए, नो नो। वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाता है, ये यहां पहुंच जाता है, सिमिलरली ये यहां पे पहुंच जाता है, और ये यहां पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऐसे सभी इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, तो हमें करंट इंस्टेंटेनियसली मिल जाता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट अराइजेस ड्यू टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, बट फोर्स शुड कॉज एक्सेलरेशन, व्हाई देन डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर अ स्टेडी एवरेज ड्रिफ्ट करंट? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब हमने वायर के थ्रू बैटरी कनेक्ट करी, तो उस बैटरी ने इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाया, फील्ड इज इक्वल टू वी बाय एल, हमें पता है। उस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, मतलब कि स्मॉल ई इंटू वी बाय एल, ये फोर्स लगा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन हुई ईवी बाय एम एल। ये सब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन में पढ़ा था। तो हमने यहां तक डिस्कस किया था कि बैटरी ने फील्ड लगाया वी बाय एल, उसके कारण इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा क्यू ई। ठीक है, इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन हुई फोर्स अपॉन मास, दैट इज इक्वल टू ई बाय एम, दैट इज इक्वल टू ईवी बाय एम एल। उस एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए u प्लस ए टी। अब अगर मैं इसके मुताबिक ग्राफ पूछूं, तो वेलोसिटी का ग्राफ जो है वो ऐसे जाना चाहिए, बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए अप टू इन्फिनिटी। तो कहता लेकिन आपने बताया कि जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल इंक्रीज, एब्सोल्युटली इंक्रीज नहीं करती, वेलोसिटी एक एवरेज वैल्यू के आसपास रहती है। ऐसा क्यों? उसका रीजन है सिंपली कोलिजन्स, दैट्स ऑल। कोलिजन्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक टाइम बाद जितना मोमेंटम उसने गेन किया होता है वो सारा लूज कर जाता है। तो बेसिकली होता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ी, फिर डिक्रीज करी, फिर बढ़ी, फिर डिक्रीज करी, फिर बढ़ी, फिर डिक्रीज करी, एंड सो ऑन चलता रहता है। तो इस दौरान हम उसकी एक एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी सिर्फ एक्सेलरेट इसलिए नहीं करती, उसकी वेलोसिटी सिर्फ इंक्रीज इसलिए नहीं करती बिकॉज रास्ते में बहुत सारे मेटल के एटम्स ऑब्स्टेकल्स का काम करते हैं, और उन ऑब्स्टेकल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी सिर्फ इंक्रीज नहीं करती, डिक्रीज भी करती है, और डिक्रीज करने की वजह से हमें कांस्टेंट एवरेज वैल्यू लेनी पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन है, if the electron drift speed is so small and the electron charge is small, how can we obtain still large amounts of current in the conductor? ये हमने जस्ट पहले अभी भी डिस्कस किया है, हमें पता है I इज इक्वल टू एन ई वीडी, आई ज्यादा है, वीडी स्मॉल है, एरिया भी स्मॉल है, इलेक्ट्रिकल चार्ज भी स्मॉल है। उसका रीजन है नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए करंट ज्यादा है। ठीक है, आई होप इट इज इजी, ये मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डी पार्ट है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ मेटल फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, डज इट मीन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन? ऑब्वियसली नो। देखो, हमें इतना पता है कि मेटल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी जिगजैग मोशन में है। तो सपोज करो ये मेरा एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में यहां पे हायर पोटेंशियल है, यहां पे लोअर पोटेंशियल है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑब्वियसली जाएगा यहां, बट सीधा नहीं जाएगा, कुछ ऐसे, फिर कोलिजन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर कोलिजन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर, तो ऐसे कोलिजन करता करता जाएगा, एब्सोल्युटली स्ट्रेट नहीं जाता। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा होगा, क्या पता कि और इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा हो। तो पहली बात, सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर नहीं जा रहे होते। दूसरी बात, हर इलेक्ट्रॉन हमेशा आगे नहीं जा रहा होता, वो कोई कोई ऐसी मूवमेंट भी आती है जब वो पीछे जाता है। बट ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि इन सब की वेलोसिटी ऑन एन एवरेज आगे की ओर ही आती है। ठीक है, अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है ई पार्ट। ये क्वेश्चन ना देखने में बड़ा आसान लगता है बच्चों को, बट कोई भी इसका प्रॉपर जवाब नहीं सोच पाता इन जनरल। तो क्वेश्चन है, आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन्स इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड और द प्रेजेंस ऑफ फील्ड? कहता एक वायर है, उसके अगर उसे एक बैटरी लगी है, बैटरी लगी है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, बैटरी नहीं लगी तो फील्ड नहीं होगा, मतलब फील्ड एब्सेंट है। तो इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो कब स्ट्रेट लाइन है और कब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये बताओ। ठीक है, तो अब इसको समझो। तो देखो, ये हमने दो केस बनाए हैं, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। इस वक्त मैंने दो सर्किट बनाए हुए हैं। पहले सर्किट में एक वायर के थ्रू बैटरी कनेक्टेड है, दूसरे सर्किट में वायर के थ्रू बैटरी कनेक्टेड नहीं। दिस इज विद बैटरी, दिस इज विदाउट बैटरी। इसको हम क्लोज सर्किट बोलते हैं, इसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं, बिकॉज इसमें स्विचेस ओपन है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड तो V बाय L होता है, तो यहाँ पे फील्ड नॉन जीरो आ गया, जबकि यहाँ पे फील्ड जीरो है, क्योंकि बैटरी ही नहीं है तो फील्ड कहां से आएगा। तो हमने क्या किया, इस वायर के एक छोटे से टुकड़े का, इस टुकड़े का क्रॉस सेक्शन लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस टुकड़े का क्रॉस सेक्शन लिया, इसको हम यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, अब इस क्रॉस सेक्शन में मैं कोई दो एटम्स ले लेता हूं। सपोज करो एक मैंने ये एटम ले लिया, एक मैंने ये एटम ले लिया। सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन आया, उसका यहां पे कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद वो यहां पे मुड़ गया। तो न्यूटन का हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगता तब तक उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी एट रेस्ट कीप्स एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन कीप्स इन मोशन इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम वेलोसिटी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक तरह से कह रहा है अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस केस में हमें पता है फील्ड तो जीरो है। तो अगर मैं पूछूं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बिटवीन कोलिजन, अब कोलिजन हो गया इनके बीच में पूछ रहा हूं, तो फोर्स तो क्यू ही होता है ना चार्ज के ऊपर। अब फील्ड ही जीरो है तो फोर्स आ गया जीरो, मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो जीरो है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन सीधा साधा सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जबकि इस केस में देखो फील्ड नॉन जीरो है, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आया क्यू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा? हायर की ओर, क्योंकि हमें पता है ना नेगेटिव चार्ज टेंड्स टू मूव टुवर्ड द हायर। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऐसा लगना था तो अब इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, अब उस इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा।
क्यों हुआ ये पाथ? उसका ये पाथ इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको पुश किया। जहां इस केस में इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट था, वहां इस केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड ने उसके पाथ को चेंज कर दिया। सीरियसली सपोज करो उसके बाद अगर यहां पे कोलिजन हुआ, इसने इसको यहां पे मूव कराना था ऐसे, तो उसके बाद दोबारा ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ना जाके कुछ इस तरह से चला जाएगा और इस एटम से कोलिजन करेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उससे थोड़ा किसी और डायरेक्शन की ओर डिफ्लेक्ट हो जाता है। रीजन बीइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है। सिमिलरली हेयर, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, यहां पे बैटरी लगाने की वजह से फील्ड है और फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है और फोर्स की वजह से इसका जो स्ट्रेट लाइन पाथ है वो चेंज होकर कर्व्ड पाथ बन जाता है। जबकि यहां पे बैटरी नहीं है तो फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं है, इसलिए पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही रहता है। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट लाइन वहां पे है जहां पे फील्ड नॉन जीरो है। इसकी एक और एग्जांपल समझो। आपने +1 में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा था जब हम कोई बॉडी किसी वेलोसिटी के साथ इस तरह से थ्रो करते हैं, हम तो सीधा जाने के लिए थ्रो करते हैं, बट होता क्या है, बॉडी इस तरह से जाती है। तो इस तरह से जाने का रीजन क्या है? बॉडी का इस तरह से जाने का रीजन ये है क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रही है। इनफैक्ट इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड का काम ही ये होता है, जो किसी भी तरह का फील्ड होता है ना, वो किसी भी बॉडी को अपने पाथ से डिफ्लेक्ट करवा देता है। तो ये बॉडी अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाती है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड के प्रेजेंस में अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़कर कर्व हो जाता है, ठीक है।